नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर उठते सवालों की। बताएंगे कि केरल में राहुल गांधी ने क्या की अपील, जानेंगे कि दिल्ली में एलजी के अधिकारों को बढ़ाने वाले कानून पर तेज होती राजनीति की, सरकार के खिलाफ किसानों के प्लान की, और बुलेटिन के आखिर में बात लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बदला प्लान। अभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी लगेगी वैक्सीन। 1 अप्रैल से लागू होंगे वैक्सीनेशन को लेकर नए नियम। महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा ने पीएम और गृह मंत्री को लिखा पत्र। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिकायत की। लोकसभा संसद में उठाया था वसूली का मुद्दा। महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही हैं सांसद नवनीत राणा। अपने पहले ही वनडे मैच में कृणाल पांड्या ने लगाया अर्धशतक। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 31 गेंदों पर खेली 58 रनों की पारी। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 280 अंक की बढ़त के साथ 15,051 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 78 अंक की बढ़त के साथ 14,814 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का समय करीब आने के साथ ही पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आने लगे हैं। कल यानी सोमवार को बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था, तो आज असम के लिए। असम में भी बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन इन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर तमिलनाडु में बीजेपी द्वारा किए गए वादे पर पार्टी घिर गई है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा अपने घोषणा पत्र लगातार जारी कर रही है, लेकिन बीजेपी इन घोषणा पत्रों में आवश्यकता अनुसार बदलाव कर रही है। 6 अप्रैल को होने जा रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा AIADMK गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में विधान परिषद को बहाल करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यदि उसका गठबंधन राज्य की सत्ता में आता है तो विधान परिषद को बहाल कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि विधानमंडल के उच्च सदन को बहाल किया जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विधायी प्रक्रिया में चर्चा कर सकें और भाग ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि दशकों पहले राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को खत्म कर दिया गया था। उस समय अन्ना द्रमुक के संस्थापक MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। द्रमुक ने 2010 में सत्ता में रहने के दौरान विधान परिषद बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। अब भाजपा ने मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का भी वादा करते हुए कहा कि मंदिरों का प्रशासन हिंदू विद्वानों एवं संतों के अलग बोर्ड को सौंपा जाएगा। दशकों से तमिलनाडु में संघ परिवार के संगठन 30,000 से अधिक मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाने तथा संतों एवं श्रद्धालुओं के एक बोर्ड को सौंपने की मांग करते आ रहे हैं। इसके उलट भाजपा शासित उत्तराखंड में मंदिर सरकार के अधीन है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की चालाकी को चुनावी राज्यों की जनता कितना समझ पाती है, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। राजीव जी, घोषणा पत्र में पार्टी अपनी नीतियों का खुलासा करती है जिन्हें वो सरकार बनने पर लागू करेगी, लेकिन आजकल चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी वादे घोषणा पत्र में कर देती हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में इस समय जबरदस्त विरोधाभास दिखाई दे रहा है। बंगाल में नागरिकता कानून लागू होगा, असम में इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तराखंड में मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है, जहां सरकार बीजेपी की है, लेकिन तमिलनाडु में पार्टी ऐलान करती है कि NDA सरकार बनी तो सरकार के नियंत्रण से सभी मंदिरों को आजाद करा दिया जाएगा। बीजेपी के वादों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जी दामिनी, बहुत सही सवाल है कि बीजेपी के दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और इसी के साथ एक सवाल ये भी है दामिनी कि क्या बीजेपी ने कोई ऐसा काम किया है जिससे उसके दावों पर यकीन किया जा सके। राम मंदिर और कश्मीर जैसे मसले तो उसके हिंदुत्व के एजेंडे को पूरा करते हैं, इसीलिए घोषणा पत्र में इन मुद्दों से जुड़े जो वादे उसने किए वो पूरे किए। हालांकि ये काम संविधान की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं ये अलग बहस का विषय है, लेकिन जहां तक जनता से जुड़े मुद्दों की बात है दामिनी, तो उसमें तो भाजपा के 7 वर्षों के शासन में यही नजर आया है कि चुनाव जीतने के लिए बड़ी बातें करने वाली बीजेपी बाद में अपने वादों को जुमला कहकर आसानी से मुकर जाती है। याद कीजिए, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी वादे को जुमला करार दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार अभियान के तहत ऐसे बड़े बड़े वादे
किए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। संदर्भ था हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा। खैर, ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त का वादा था दामिनी, लेकिन उसके बाद चुनाव दर चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगाई और पूरा करने की बारी आई तो उसके बहाने तलाशे जाने लगे। काले धन की वापसी से लेकर के आप याद कीजिए 2 करोड़ रोजगार तक कई नज़ीरें हमारे सामने हैं। रहा सवाल इस वक्त के घोषणा पत्र का दामिनी, तो उसमें भी बीजेपी का दोहरा चरित्र जाहिर हो ही रहा है। इसलिए देखना यह है कि जनता कब तक धर्म और श्रद्धा के कारण आंखें मूंदे रहती है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें एक है केरल, जहां राहुल गांधी पहुंचे थे पार्टी के प्रचार के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि केरल बदल रहा है और यहां बदलाव जरूरी है। किस बदलाव की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। अपने 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी केरल पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। इसी नीति के चलते हमने अनुभवी लोगों को भी बनाए रखा और सिस्टम में बहुत से युवा लोगों को शामिल किया। यूडीएफ द्वारा चुने गए विधायकों की मानसिकता, ऊर्जा और विचार बाकी से अलग होंगे। केरल अब बदलाव के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने कहा, सभी सच्चाई और न्याय, शांति और समृद्धि के साथ खड़े हैं और कांग्रेस में विश्वास रखते हैं। हम आपके खर्च पर अपना संगठन नहीं बनाना चाहते। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन और केरल के लोगों के बीच की रेखा को हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे सिस्टम में आए। आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस अपने घटक दलों के साथ एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इंडियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आरएसपी 5 सीटों पर, एनसीपी के 2 सीटों पर, जनता दल 1 सीट पर, सीपीएम 1 सीट पर और केसीजे 1 सीट पर, आरएमपी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। केरल में कुल 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल की जनता की आवाज़ को अपने सिस्टम में लाने के वादे तो राहुल गांधी ने कर दिए, लेकिन इन वादों को कायम रखने में राहुल गांधी कितने सक्षम हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। केरल में कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतेगा या फिर वाम दलों की सत्ता बरकरार रहती है, ये 2 मई को साफ होगा। लेकिन दिल्ली में ये जल्दी साफ हो जाएगा कि सीएम के पास सत्ता होते हुए भी अधिकार नहीं होंगे। दिल्ली में जनता भले ही सीएम को चुनेगी, लेकिन ताकत एलजी के पास होगी, जिसे केंद्र सरकार चुनेगी। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार संसद में ऐसा बिल ले आई है जिसमें एलजी को दिल्ली में अधिक ताकत दी गई है। तो क्यों दिल्ली में एलजी के अधिकार बढ़ा रही है मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार जब भी कोई बिल लेकर आती है, अक्सर उस पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा हो जाता है। कृषि बिल को लेकर अब तक देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को लेकर भी बवाल मच गया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार फिर तेज हो गई है। लोकसभा में बिल के पास होने के बाद तो आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। संजय सिंह ने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र और संविधान का अपमान करते हुए उपराज्यपाल को सरकार बताने वाला गैर संवैधानिक बिल पास किया गया। इस गैर संवैधानिक बिल को राज्यसभा में न लाया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विधानसभा संविधान में 69वें संशोधन के बाद बनाई गई, इसीलिए इसमें साधारण विधेयक के जरिए बदलाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान का उल्लंघन है और इसीलिए मैं राज्यसभा में इस विधेयक को सदन पटल पर प्रस्तुत करने का विरोध करता हूँ। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन से अपील की है कि आप निर्देश दें कि सरकार इस बिल को वापस ले। इस चिट्ठी को लिखने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद में प्रदर्शन भी किया था। यहाँ तक कि जंतर मंतर पर भी सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी ने पिछले दिनों चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया था। कई और दल भी मोदी सरकार के बिल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बावजूद इसके सरकार हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि तमाम विरोध के बाद भी सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या वो वाकई एलजी के बहाने दिल्ली पर राज करना चाहती है? केंद्र सरकार के बिल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार परेशान है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और अधिकांश विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार कृषि कानूनों को लेकर भी अड़ी हुई है, जिस कारण से किसानों को लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। आज किसानों ने भगत सिंह की याद में देश भर में आयोजन किए थे। तो क्या है किसानों की आगे की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन हर बढ़ते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। देश भर में किसान पंचायतों के जरिए आंदोलन को मिलने वाला समर्थन बढ़ता जा रहा है।
देश के हर राज्य में आंदोलन का प्रसार होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान संगठन सरकार के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। किसान सरकार से वार्ता शुरू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान विधानसभा चुनाव पर है। 2 महीने से ज्यादा के समय से तो सरकार के साथ किसानों की वार्ता तक नहीं हुई। सरकार ने बातचीत के दरवाजे बंद किए तो किसान जनता की अदालत पे पहुंच गए। गांव-गांव किसानों की पंचायतें, महापंचायतें शुरू हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज ट्वीट करते हुए कहा, यह आंदोलन किसान की आजादी का आंदोलन है। देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है किसान नौजवान। आज भगत सिंह को याद करते हुए किसानों ने कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान कर रखा था और देश भर में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी याद किया गया। पंजाब हरियाणा से आए युवा किसान कुंडली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। संगरूर से किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर पहुंचा। वहीं जींद के खटगढ़ और बदोवाल टोल प्लाजा पर किसानों ने भगत सिंह को याद किया। करनाल के जगाधरी स्थित मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसान, युवा और बच्चे पीली पगड़ी पहने नजर आए। जयपुर के विद्यानगर में किसान महापंचायत पे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। राकेश टिकैत ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान करते हुए कहा कि 26 मार्च को बंद पूरी तरह से सफल करना होगा। वहीं अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे, धरना स्थल पर ही जमे रहेंगे, मांगे पूरी होने तक हटने वाले नहीं हैं। किसानों के सपने कब पूरे होंगे, कब सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेगी और कब बनेगा एमएसपी का कानून, इसका इंतजार किसान कर रहे हैं और ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। वहीं इंतजार बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी था कि कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार देगी, लेकिन अब नीतीश के ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी और अब ये भी साफ कर दिया है कि भविष्य में भी बिहार को कोई भी सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार को आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता है। ड्राई स्टेट यानी ऐसा राज्य जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। इसका नुकसान बिहार को होता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार लंबे समय से केंद्र से मांग कर रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। साल 2000 में बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग और तेज हो गई। 2005 के बाद से बिहार में सरकार जेडीयू की है और जेडीयू लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ केंद्र के साथ भी करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक बिहार की मांग स्वीकार नहीं की और भविष्य में स्वीकार करेगी भी नहीं। दरअसल लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को विकास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सहायता देती है। राज्यों के राजस्व घाटे को देखते हुए केंद्रीय प्रावधानों के तहत अनुदान राशि जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा कई राज्यों को बड़ी राशि जारी की गई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने वाला प्रावधान अब समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी साफ है कि अब भविष्य में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी नहीं कर पाएंगे। वैसे बिहार के साथ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने भी कई बार केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अब ये मांग भी बंद हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आम जनता मोदी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठी है। ईएमआई भरना तो दूर, घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए लोग आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के ऐलान पर टकटकी लगाए रखते हैं, लेकिन आरबीआई लंबे समय से लोगों को राहत नहीं दे रहा है। वहीं अब उन्हें लोन मोरेटोरियम के मामले में भी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिससे जनता का बोझ और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश की जनता को बेहाल कर दिया है। 1 साल बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली। जनता सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखा रही। उल्टा जनता की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस शाह ने कहा कि लोन मोरेटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार और रिजर्व बैंक पर और दबाव नहीं बना सकता। हमने राहत पर स्वतंत्र तौर से विचार किया है, लेकिन पूरी तरह से ब्याज को माफ करना संभव नहीं, क्योंकि बैंकों को भी तो आखिर खाता धारकों और पेंशनर्स को ब्याज देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है। दूसरी तरफ पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक आदेश में करोड़ों लोगों को इस बात से राहत दी थी कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उनके कर्ज के ब्याज के ऊपर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जाए, जबकि कोर्ट ने कहा कि इस दौरान लगे ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट आर्थिक नीतियों में दखल नहीं दे सकता। वो ये तय नहीं करेगा कि कोई पॉलिसी सही है या नहीं। कोर्ट केवल ये तय करेगा कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं।
दरअसल कोर्ट के इस फैसले से पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच ये संभव नहीं है कि इन सेक्टर को और ज्यादा राहत दी जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग की जा सकती है। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक है। सरकार के हलफनामे के बाद कोर्ट ने कई सेक्टर्स के लोगों को निराश किया है, जबकि मोदी सरकार और बैंकों को फायदा मिला है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।